मित्रों नमस्कार। मैं दिलीप कुमार निगम अपने YouTube चैनल DKN एस्ट्रो वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो में नॉर्थ इंडियन चार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में, 12 राशियों के बारे में, चार्ट के 12 भावों या घरों के बारे में चर्चा की थी। साथ ही आपको यह बताया था कि जन्म लग्न क्या होता है और जन्म राशि क्या होती है। आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। आज आपके साथ मैं काल पुरुष कुंडली, जिसे अंग्रेजी में नेचुरल जोडियक कहते हैं, हिंदी में भचक्र कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। इसका कितना महत्व है ये मैं स्क्रीन शेयर के माध्यम से एक चार्ट लेकर के आपको अभी समझाने जा रहा हूं। आपके समक्ष ये साथियों एक चार्ट यहां पर रखा हुआ है। देखिए, ये फर्स्ट हाउस है, तो ये आपकी क्या है? ये पहली राशि हो गई। इस फर्स्ट राशि को क्या बोलते हैं? मेष। ये वृष राशि सेकंड हाउस, दूसरी राशि दूसरा घर। ये तीसरी राशि तीसरा घर मिथुन। यहां देखिए चौथी राशि चौथा घर। यहां पांचवी राशि पांचवा घर। ये छठी राशि छठा घर। ये सातवीं राशि सातवां घर, आप देख पा रहे हैं। और ये आठवीं राशि आठवां घर। नौवीं राशि नौवां घर। ये 10वीं राशि 10वां घर। और ये 11वीं राशि 11वां घर। और ये 12वीं राशि 12वां घर। इस प्रकार से आपने देखा कि काल पुरुष कुंडली में जो राशियों का क्रम है और जो आपके घरों का यानी भावों का क्रम है वो एकदम एक है। इस काल पुरुष कुंडली का महत्व आपको आगे पता चलेगा जब आप अन्य चार्टों का विश्लेषण करेंगे, और विशेषकर जब आप बीमारी का विश्लेषण करेंगे या किसी अन्य पहलू की, जीवन के किसी अन्य पहलू की आप चर्चा करेंगे, तो आपको यह महत्व पता चलेगा कि काल पुरुष कुंडली का क्या महत्व है। यहां अगर एक राशि है और ये प्रथम घर है, इस समय हम इस 12 घरों के बारे में अगले वीडियो में हम आपको पूरे 12 घरों की सारी विशेषताएं आपको बताएंगे। आज हम आपको काल पुरुष कुंडली की सभी राशियों और उनके जो राशियों के स्वामी ग्रह हैं उनकी चर्चा करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि ये है आपका, ये पहला घर है आपका, और ये आपको पता है लग्न होता है, फर्स्ट हाउस है। तो इसके पहले कि हम राशियों के स्वामी ग्रह की बात करें, हम आपको ये बता दें कि साहब ये जो आपका फर्स्ट हाउस है ये आपकी बॉडी में हेड को रिप्रेजेंट करता है, आपके शरीर में। दूसरा आपके चेहरे को, फेस को रिप्रेजेंट करता है। ये मैं हाइलाइटर ले लेता हूं, वहां से बता देता हूं। जैसे ये देख लीजिए, ये आपका बैलेंसिंग पेन ले लेता हूं। अब देखिए, जैसे ये वाला है आपका, ये असेंडेंट है, ये खाना आपका जो है ये क्या हो गया? ये हेड हो गया। ये दूसरा वाला खाना जो आपका है ये क्या हो गया? ये चेहरा हो गया आपका, फेस। तीसरा क्या हो गया? ये आपका शोल्डर्स हो गई और बाहें हो गई आपकी। ये चौथा घर आप देख रहे हैं, ये चेस्ट हो गया आपका, रिप्स, पसलियां वगैरह हो गई आपकी। और ये हार्ट भी इसी में चौथे घर में ही आता है, इसी में चौथे में ही। और ये पांचवा घर है, ये पांचवा घर स्टमक, पेट का है। छठा घर आंतों का, इंटेस्टाइन वगैरह को इंडिकेट करता है। और इसके बाद ये सातवां घर आपका नाभि, नाभि से लेकर के जो जेनिटल ऑर्गन्स है उनके बीच का पोर्शन है। और जो जेनिटल ऑर्गन्स है वो 8th हाउस से आते हैं, यहां से, 8वें घर से। 9th हिप्स होते हैं, नितंब। 10वें ये आपके जो घुटने होते हैं, ये 10वीं राशि या 10वां घर उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से 11वीं राशि और 11वां घर ये आपके लेग्स को, टांगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये 12वीं राशि और 12वां घर ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पैरों को, फुट को। तो मित्रों ये बात समझ में आ गई होगी। 12 राशियां 12 घर, राशि भी रिप्रेजेंट कर रही है उसी अंक को और वो घर भी रिप्रेजेंट कर रहा है।
एक चीज याद रखिएगा, ये राशि तो इसी क्रम में रिप्रेजेंट करेगी अंगों को, और जो आपके घर होंगे उसमें राशि पहले घर में कोई भी अंकित हो, लेकिन जो आपके घर होंगे चार्ट के, फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, वो इन्हीं काल पुरुष कुंडली की राशियों के अनुसार ही वो डिनोट करेंगे, सिग्निफाई करेंगे आपके बॉडी के पोर्शन को। तो मित्रों, मेरी ये बात आपको समझ में आ रही होगी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो ये तो यहां तक हो गया आपका कि साहब आपने देखा 12 राशियां, 12 घर, और ये 12 आपके शरीर के 12 अंगों को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कौन सी इस राशि का कौन सा स्वामी है। अब जैसे मान लीजिए पहला घर है, यहाँ पे मेष राशि है। इस मेष राशि में मार्स इसका मंगल, ये मार्स मंगल हो गया। अब मंगल दो राशियों का स्वामी है साथियों, ये लग्न का हो गया और दूसरी होती है इसकी वृश्चिक राशि, 8 अंक की। तो मंगल पहले का और 8 का स्वामी। तो पहली राशि मेष हो गई यहां पे, 8वीं राशि यहां पे हो गई। ये 8वीं राशि, इसका भी स्वामी क्या है? मंगल ही है। देखिए ये क्या होगा? मंगल ही होगा इसका। तो इनका इंटरकनेक्शन हो गया, आपने देख लिया ना। मतलब आप ये देख रहे हैं कि दो राशियों के स्वामी आपके, एक के और ये 1 का और 8 का, इन दोनों का आपने देखा कि इनका इंटर रिलेशन हो रहा है। मतलब यहां पर आप ये देखिए कि ये आपका इंटर रिलेशन बन रहा है। यहां पे ये देखिए कि जैसे मान लीजिए हम ये हो गया 1 और ये हो गई आपकी 8वीं, ये दोनों कनेक्टेड हो गए। इसी तरह से अब आप ले लीजिए दूसरे घर में कौन सी राशि है? वृष राशि है। अब इसका स्वामी कौन होता है? वीनस, शुक्र। इसका स्वामी शुक्र, वीनस है। और शुक्र की दूसरी राशि कौन सी है? 7 नंबर, जिसे हम तुला कहते हैं। अब आप इसका भी स्वामी क्या है? वीनस ही है। देखिए मैं वो अंकित करता जा रहा हूं। तो यहां वीनस का, ये दोनों जगह वीनस हो गए, इन दोनों राशियों के स्वामी हो गए। इसी तरह से तीसरी में आइए, तीसरी की कौन है? मरक्यूरी, बुध। मरक्यूरी बुध है। और छठे में भी बुध, मरक्यूरी उसके स्वामी है। यानी मिथुन राशि के, और ये क्या हो गई? कन्या राशि। इन दोनों के स्वामी कौन है? बुध है। चंद्रमा ऐसा है जो अकेले एक ही राशि का स्वामी है। ये देखिए यहां पे 4 संख्या लिखी है जहां पे, उसको कर्क राशि बोलते हैं। इसका स्वामी अकेले क्या है? मून, एक ही राशि का स्वामी है। इसी प्रकार से सूर्य भी, सन भी केवल 5 संख्या जहां अंकित है, सन उसका स्वामी है, मालिक है, ओनर है। क्लियर है? तो सूर्य और चंद्रमा ऐसे दो ग्रह हैं जिनकी एक एक राशि है। चंद्रमा की राशि मैंने बताई आपको कि कर्क है, और सूर्य की आपको लियो, सिंह राशि है। अब आ जाइए आप, ये इसमें आ जाइए, 9 नंबर में आ जाइए। अब 9 नंबर में देखिए जुपिटर की राशि है धनु, जिसे हम बोलते हैं सजिटेरियस। ये है जुपिटर की राशि। ये जुपिटर की दूसरी राशि कौन सी है? ये 12 नंबर, जिसे मीन कहते हैं। तो आप देख रहे हैं साहब कि कैसे इनके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है। भाई जिन राशियों का स्वामी एक ही ग्रह है, उनके लगभग गुण कई मामलों में मिलते जुलते होंगे। अब आइए आप ये 10वें में मकर राशि है, कैप्रिकॉर्न। इसका कौन सा स्वामी है? सैटर्न, शनि है। इसी तरह से कुंभ राशि 11वीं, जिसे हम एक्वेरियस बोलते हैं, 11वें में, यहां भी सैटर्न इसके मालिक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, इस काल पुरुष कुंडली का मतलब होता है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब पहली से लेकर 12 तक की राशियां होती है क्रम में, और उनको प्रथम, दूसरा, तीसरा हम घर बोलते जाते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और इस तरह से ये रिलेटेड भी होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपका क्या है? ये आपका, मैं अंकित कर रहा हूं इसको, आप ये ले लीजिए ब्लू में, बेशक या रेड में ले लीजिए, रेड में। जैसे मान लीजिए ये है आपका, ये फर्स्ट हाउस है यहाँ पे,
ये देखिए, ये आपका क्या है, फर्स्ट हाउस हो गया। और इस फर्स्ट हाउस का कनेक्शन कहां से हो रहा है, इस 8th हाउस से हो रहा है। देखिए ये 8th हाउस से हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि मार्स इन दोनों का क्या है, ओनर है, स्वामी है। इसी तरह से यहाँ क्या, शुक्र है सेकंड हाउस में। देखिए ये सेकंड हाउस में शुक्र है और यहाँ 7th में भी शुक्र है। देखिए ये, तो इनका रिलेशन आपस में हो गया। इसी तरह से आप देखिए थर्ड में यहां पर क्या है, मरकरी है। और ये आप देखिए, ये मरकरी का और इसका सीधा रिलेशन हो रहा है, किसका, वर्गो का। मतलब मरकरी कनेक्ट्स बोथ, आपके जेमिनाई को और वर्गो को कनेक्ट कर रहा है। और मून और सन की अपनी एक राशि है। ये 7 प्लैनेट्स हो गए। अब आप पूछेंगे राहु एंड केतु का क्या होता है। राहु एंड केतु की ओनरशिप किसी साइन पे नहीं होती है। वो किसी भी जोडियक साइन के ओनर नहीं होते, मालिक नहीं होते। वो जिस राशि में बैठे होते हैं उसी वही उनकी राशि होती है, बस ये मान लीजिए। तो ये है राहु एंड केतु के बारे में। अब इसी तरह से देखिए, ये शनि ये दोनों को कनेक्ट कर रहा है, दोनों को 10th और 11th को कालपुरुष कुंडली में। और जुपिटर जो है कनेक्ट कर रहा है, देखिए ये 12वें को और 9वें को, ये आप देख रहे हैं। इस तरह से इनका कनेक्शन हो रहा है। तो मित्रों, कालपुरुष कुंडली में ये चीजें हैं, ये क्रम है। कल हम आपको बता चुके हैं कि साहब ये जो है आपका, ये असेंडेंट है आपका, ये आपको कल बताया जा चुका है। ये बताया गया है कि ये साहब असेंडेंट है, ठीक है ना। और जहां जिस राशि में मून आपका बैठा होता है वो क्या होता है, उसकी जन्म राशि होती है। जैसे मून यहां पर ये देखिए बैठा है 4थे घर में, तो इसकी कर्क राशि हो जाएगी। हालांकि ये बैठा नहीं है, अभी हमने ये बताया है कि कौन प्लेनेट किसका ओनर है। और बाद में अब आपको ओनरशिप पता चल गई कि साहब मेष का और स्कॉर्पियो का मंगल, मार्स है स्वामी, यहाँ पे वीनस का और आपके क्या नाम है, ये आपका है। देखिए ये वीनस है, यहाँ वीनस का रिलेशन यहां से है और ये 7वें घर से है। ये हो गया, ये आपका वीनस का रिलेशन बन रहा है यहाँ पे। तो ये चीजें आपको समझना है। इसी तरह से थर्ड का और यहाँ 6 का। तो जहां जहां ये हमारा हाईलाइटर जा रहा है उसको आप एक बार देख लीजिएगा। अब देखिए जैसे ये है यहाँ पे, देखिए ये थर्ड का और ये 6 का रिलेशन हो गया, और ये 7th का, ये सेकंड का रिलेशन हो गया। देन ये 8th का और ये फर्स्ट का रिलेशन हो गया। ये 12th का और 9th का रिलेशन हो गया, क्योंकि इनकी सेम ही लॉर्डशिप है, एक ही प्लेनेट की। ये 10th का और 11th का हो गया। तो मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट कालपुरुष कुंडली का आपको क्लियर हो गया होगा। सिर्फ मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ कि अब आप इस चीज को समझिएगा, हमने क्यों बताया, इसको क्यों समझाया और उसका क्यों महत्व है। यहां पर आप देख रहे हैं कि इस असेंडेंट में, यहां पर देखिए ये असेंडेंट है यहां पर, इसमें यहां पे इसमें एक नंबर है, मेष राशि है। अब ये पहले घर को, प्रथम हाउस को, आपके सर को रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी अन्य कुंडली में हम अगर देखते हैं एक नंबर कहां पर है, अगर वो एक नंबर जहां भी होगा, अगर वो किसी मैलिफिक या पाप ग्रह से, मैलिफिक प्लेनेट से पीड़ित होगा और उस कुंडली का फर्स्ट हाउस भी पीड़ित होगा, जिसका मतलब उस जातक के सिर में दर्द होगा। इस तरह की कई चीजें हैं जो अभी मैं एडवांस ढूंढूंगी, मैं भी उनको शुरुआत में नहीं बताना चाहता हूं। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा मित्रों। वीडियो लंबा ना हो, इसलिए अपनी बात को हम यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। और अगले वीडियो में हम, जो अगला वाला होगा, उसमें हम ये काल पुरुष कुंडली के सभी 12 भावों को, इनको इनके क्रमानुसार कि पहला भाव क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या डिनोट करता है, क्या सिग्निफाई करता है, दूसरा किस बात को करता है, तीसरा किस बात को, चौथा किसको, ऐसे लेकर के हम 12वें भाव तक के सभी भावों का सिग्निफिकेशंस, उनके सिग्निफिकेशंस क्या है, कारकत्व क्या है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए पहला सिर हो गया, इसके अलावा पहला आपकी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, पहला घर आपकी प्रॉस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करता है, आपके हेल्थ को करता है, आपके हैप्पीनेस को करता है। इसी तरह से 12 भावों के अलग अलग मैटर है। इनका
बड़ा ही एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है। तो मित्रों, इसी के साथ अपनी बात को मैं समाप्त करता हूं और आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद, सादर नमस्कार।